हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो बेटे ये 13वें यूनिट का पहला वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्लास 11th के सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें स्टार्ट करना है क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 13 का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आज हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन में आज हमारा जो फोकस रहेगा वो एल्केन पर रहेगा। हम एल्केन की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आज हाइड्रोकार्बन में। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो, यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। बस इतना हेडिंग लिख लो, यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है हाइड्रोकार्बन और आपने हेडिंग लिखी है हाइड्रोकार्बन यूनिट नंबर 13। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आता है कि सर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हालांकि इससे पहले लेक्चर्स में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में अर्थात हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पर फिर भी यहां भी आपको समझना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक। पर ध्यान ये रखना है कि आप यहां ऐसे लिखोगे परिभाषा, केवल हाइड्रोजन व कार्बन से, केवल हाइड्रोजन व कार्बन से बनने वाले यौगिक। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, यानी इन दो तत्वों के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा तत्व ना हो, ठीक है। पर यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना बेटे, ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे कि हाइड्रोकार्बन होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड, ठीक है, इसे क्या कह सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम इंग्लिश में कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन से ही मिलकर बनते हैं, कोई तीसरा तत्व इन यौगिकों में नहीं होता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन्स में। फिर आपने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटे ये जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, ये पता कौन से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हो। कैसे हाइड्रोकार्बन हो, सिंगल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि कोई पूछता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन,
यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आपको इसमें एक बात और पता होगी कि जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, इसका एक नाम होता है एल्केन। हम सामान्य रूप से इन्हें किन नाम से बुलाते हैं? एल्केन के नाम से इन्हें बुलाते हैं। और जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है इनका नाम आपको बताओ, एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। और जो आपके ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हैं इनका नाम बताओ क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आज हमारा मेन फोकस यहां रहेगा एल्केन के ऊपर, यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर। पर यहां बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, एक सवाल खड़ा होता है कि सर एक बात बताओ कि जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा, और जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है मींस एल्कीन या एल्काइन है, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? देखो मैं बताता हूं आपको। संतृप्त और असंतृप्त शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों का क्या मतलब होता है। देखो, संतृप्त या सैचुरेटेड का मतलब पूरा भरा हुआ। पूरा भरा हुआ का मतलब यह है कि यदि मैं खाना खाने बैठ गया हूं और मैं खाना खा रहा हूं, मैंने 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती, 4 चपाती खा ली और 4 चपाती खाने के बाद मैं यहां तक पूरा भर गया, तो मैं कहूंगा कि मैं संतृप्त हो चुका हूं। ठीक है, यानी मैं पूरा भर चुका हूं खाने से, इससे ज्यादा मैं और नहीं खा सकता। ठीक है, यानी मैं रोटियों के प्रति या चपातियों के प्रति और अधिक योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा सकता, यानी अपने अंदर नहीं ऐड कर सकता और चपातियों को, क्योंकि मैं पूरा भर चुका हूं, संतृप्त हो चुका हूं, मैं भोजन से संतृप्त हो चुका हूं, मैं छक चुका हूं। समझ रहे ना आप? संतृप्त का मतलब पूरा भरा हुआ होना, जो योगात्मक अभिक्रिया ना दिखाता हो। ठीक है, और असंतृप्त का मतलब जो पूरा भरा हुआ नहीं है, जो योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है अभी। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मींस संतृप्त हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है CH4। आप CH4 को देखते हो, CH4 में क्या है? सिंगल बॉन्ड हैं सारे। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई कार्बन का पेट कौन भरेगा? पेट भरने से तात्पर्य क्या है? यहां पेट भरने से तात्पर्य है कि कार्बन की चारों संयोजकताओं को कौन फुलफिल करेगा। जैसे हमारा पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से कार्बन का 4 संयोजकता पूरी करने के लिए किसी ना किसी परमाणु की या समूह की या ग्रुप की आवश्यकता है, और उसमें हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन का। तो कार्बन की 4 संयोजकता कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। अब यदि मैं आपको कह दूं कि इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है क्या या हो चुकी है क्या? आप कहोगे कि हाँ सर, इस कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब इस कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से पूरी हो चुकी है। अब यदि मैं कहूं कि मुझे तो इसके ऊपर रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन का, मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन को जोड़ना चाहता हूं, तो बताओ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके ऊपर? जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा? आप कहोगे कि सर यहां तो जगह ही नहीं है हाइड्रोजन को जोड़ने की। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, चारों ही उसने बना रखे, कार्बन तो भरा पड़ा पूरा। और जब भरा पड़ा है तो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? तो मैं यहां लिखूंगा नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि CH4 एक सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन एक सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, और इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन से पहले पूरा भरा हुआ है पहले ही, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन से संतृप्त है। इसलिए हम सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे आप इसका एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये है CH3 तो ये है सिंगल बॉन्ड, और ये CH3 है। देखो ये क्या है? 2 कार्बन वाला एल्केन सिंगल बॉन्ड है। यदि मैं कहूं कि इसके ऊपर मुझे हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो इस कार्बन के अंदर क्षमता थी 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की, और इसने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं।
तो इसके ऊपर तो एक इन दोनों परमाणुओं में से एक भी परमाणु इसके ऊपर नहीं जुड़ सकता। और ऐसे ही इस कार्बन का भी पेट पूरा भरा पड़ा है, इसकी संयोजकता 4 सिंगल बॉन्ड से फुलफिल हो चुकी है। तो इस कार्बन के ऊपर भी कोई सा भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ सकता है। इसका मतलब ये जो C2H6 हमारे पास कंपाउंड है, जिसे हम कहते हैं इथेन या इथाइलीन या एथिलीन, ये भी एक ऐसा सिंगल बॉन्डेड है, तो आप इसे इथेन कहोगे। 2 कार्बन और एल्केन, इथेन। तो इथेन के ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके दोनों कार्बन संतृप्त हैं। तो यहां मैं लिखूंगा नो रिएक्शन। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, वे कौन से हैं? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। आप कह सकते हो, यहां भी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन। ये संतृप्त क्यों है? क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है और हर एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से ज्यादा सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता ही 4 होती है। इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं पूरे भरे पड़े हाइड्रोजन से पहले ही, और पूरे भरे हुए को ही हम कहते हैं संतृप्त। इसलिए हम इन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आ जाओ आप यहां, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा? क्योंकि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को अपने अंदर जोड़ सकते हैं, यानी योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकते हैं, अर्थात ये पूरे भरे हुए नहीं हैं हाइड्रोजन से। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं डबल बॉन्ड का। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, और डबल बॉन्ड ये कार्बन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से देखो, अब यहां डबल बॉन्ड है, मैं कहूं कि इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन की, तो कर दोगे रिएक्शन? आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इसके पास भी, इसके पास भी। तो आप क्या करोगे? आप एक बॉन्ड तोड़ दोगे, और पाई बॉन्ड होगा वो जिसे आप तोड़ोगे। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन को इधर, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, जिसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, और यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन पहले से थे, और अब एक और हाइड्रोजन आ गया, तो 3 हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है हाइड्रोजन के साथ, या किसी भी दूसरी स्पीशीज के साथ योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है। ये दोनों कार्बन पूरे भरे हुए नहीं है, और जो पूरे भरे हुए नहीं है तभी तो ये योगात्मक अभिक्रिया दिखा रहे हैं, अपने अंदर जोड़ रहे हैं किसी चीज को, और पूरे भरे हुए नहीं है, इसलिए इन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। अब यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यदि मैं कहूं कि इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है तो हो जाएगा। आप कहोगे कि सर एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा ये CH2, एक हाइड्रोजन पुराना था, एक नया आ गया। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, और CH2। तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड पर भी योगात्मक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? यानी ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? आप कहोगे कि सर हाँ जुड़ा है हाइड्रोजन, और जब जुड़ा है तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का पेट पहले से भरा हुआ नहीं था, इसलिए इसने हाइड्रोजन को जोड़ लिया अपने ऊपर। और जब इसका पेट पहले से भरा हुआ नहीं था तभी तो इसे कहा था हमने असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हमें मिला, इसके ऊपर यदि फिर दोबारा से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो फिर एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से एक एच, इधर एक एच जुड़ जाएगा। अब आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कार्बन ने, पहले वाले कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड और दूसरे कार्बन ने भी 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करोगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इन सभी बातों से, जितने भी हमने डिस्कशन यहां किया है, इनसे हमें एक बात समझ में आती है कि जो हाइड्रोकार्बन हैं वे केवल हाइड्रोजन व कार्बन से ही मिलकर बनते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब जो योगात्मक अभिक्रिया ना दिखाते हो, यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, और हमारा मेन फोकस यही है आज।
और असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। सारी बातों से एक बात आपके समझ में आई होगी कि जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है वो केवल एक बार योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है, सिंगल बॉन्ड में बदलने के बाद योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। जबकि ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्काइन 2 बार योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है, यानी एक बार तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दूसरी बारी में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, जल्दी से पॉज करके लिखो। अच्छा, फिर मैं पूरा फोकस करता हूं अपना एल्केन पर। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे एक हेडिंग लिख लो आप, एल्केन। हमारा आज का फोकस एल्केन पर ही रहेगा। ठीक है, हेडिंग लिखो आप एल्केन। एल्केन में मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं कि ये जो एल्केन होते हैं ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, संतृप्त को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। और ये योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। तो दूसरी बात आप लिख सकते हो कि ये सिंगल बॉन्डेड यानी एकल बंध वाले सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जितनी बात मैं एल्केन के बारे में आपको बताऊंगा वे सारी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए और उनका मतलब भी पता होना चाहिए, अर्थ। पहली बात कि एल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। एल्केन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तीसरी बात एक पता होनी चाहिए कि ये जो एल्केन है ना, इनका नाम पैराफिन्स भी है। PARAFFINS, पैराफिन्स। इनका दूसरा नाम है ये, यहां लिख देता हूं नेम। एल्केन का एक और नाम पैराफिन्स भी होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि सर पैराफिन्स का मतलब क्या है? मैं बताता हूं। ये जो पैराफिन्स शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पैरम और एक एफिन्स, AFFINS। ये जो पैरम है ना, पैरम का मतलब होता है बहुत कम। पैरम का मतलब क्या होता है? बहुत कम। और एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशील। एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशील। तो अब दिमाग में एक क्वेश्चन का घंटा बजा होगा आपके कि सर बहुत कम क्रियाशील आपने यहां क्यों लिखा? क्यों लिखा आपने बहुत कम क्रियाशील? इसलिए लिखा, दोबारा से फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा कि जो एल्केन है वे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनमें सिंगल बॉन्ड है, तो वे योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। यानी जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी क्रियाशीलता डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले बहुत कम होती है। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए तैयार है, और हाइड्रोजन के सामने आपने एक तो रख रखा है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और एक रख रखा है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन रिएक्शन किसके साथ करेगा? जो ज्यादा क्रियाशील होगा। और ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिसे ज्यादा भूख लग रही। और ज्यादा भूख किसे लग रही? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को लग रही या डबल बॉन्डेड को? तो डबल बॉन्डेड को ही तो कहोगे आप, क्योंकि वो योगात्मक अभिक्रिया दिखानी चाह रहा है। ठीक है, तो यदि मैं आपको कहूं कि जब आपकी मम्मी आपको कहती है कि खाना तैयार हो चुका है, फैमिली में 5 मेंबर हैं और मम्मी ने कहा कि खाना तैयार हो चुका है और आप आ जाओ, खाना लगा दिया है, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचेगा? जिसे सबसे ज्यादा भूख लग रही होगी, वही खाने के प्रति ज्यादा क्रियाशील होगा। तो साफ बात है, यदि मैं आपको कहूं कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, मैं आपको पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी जवाब होगा कि सर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को भी भूख लग रही और ट्रिपल बॉन्डेड को भी लग रही। पर हमें एक बात समझ में आती है कि ट्रिपल बॉन्डेड को ज्यादा भूख लग रही। यही तो बात समझ में आती है ना आपको। तो साफ बात है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है, माने एल्काइन में ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
और एल्काइन से कम क्रियाशील होते हैं एल्कीन, माने डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। और इन तीनों हाइड्रोकार्बन भाइयों में सबसे कम क्रियाशील होते हैं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। इसीलिए बहुत कम क्रियाशील होने के कारण इन्हें हम एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं पैराफिन्स। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम एल्केन्स में बात करेंगे कि इनके स्रोत क्या हैं। स्रोत कह दो या स्रोत कह दो, ठीक है, कहां से हमें प्राप्त होते हैं एल्केन। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, एक तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस को आप क्या कहते हो? नेचुरल गैस। एक तो नेचुरल गैस से हमें मिलते हैं, प्राकृतिक गैस से हाइड्रोकार्बन में एल्केन, और एक हमें मिलते हैं नेचुरल गैस के साथ साथ पेट्रोलियम से। ठीक है भाई, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये तो भाई बहन है, जहां से पेट्रोलियम मिलेगा वहीं से ही नेचुरल गैस मिलेगी। आपको पता है कि जो धरती के नीचे की तरफ जो चट्टानें हैं उन्हें कई सारे लेयर्स को पार करके कुछ विशेष देशों के अंदर नीचे धरती में पाया जाता है एक कच्चा तेल। कच्चा तेल कह दो या क्रूड ऑयल कह दो या चट्टानी तेल कह दो या रॉक ऑयल कह दो या लिक्विड गोल्ड कह दो, ठीक है, या क्रूड ऑयल कह दो, बहुत सारे नाम है इसके। उसे ही हम कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा माने चट्टानी और ओलियम माने ऑयल, चट्टानी तेल जो चट्टानों के नीचे पाया जाता है, भूरे रंग का होता है। तो पेट्रोलियम जहां भी मिलेगा धरती के अंदर, तेल के कुएं कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो जहां भी पेट्रोलियम होगा, कच्चा तेल होगा या क्रूड ऑयल होगा, उसके ऊपर जो खाली जगह पड़ी होगी ना, उस खाली जगह में गैस भर रही होगी, और उस गैस को ही हम कहते हैं नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इन दोनों से ही हमें मिलते हैं एल्केन। ठीक है, फिर आपको पता ही होगा कि जो नेचुरल गैस है उसे कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास हम लाते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं, तो उसके कंप्रेस करने से बनती है CNG। ठीक है, राइट साइड में एक ब्लॉक बना के आप लिख सकते हो CNG। गैस का नाम सुना होगा आपने CNG का। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी जब इस नेचुरल गैस को जो पेट्रोलियम के ऊपर भरी होती है उसे जब कंप्रेस किया जाता है तो वो बनती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG से चलने वाले वाहन आजकल सड़कों पे आपको दौड़ते हुए बहुत नजर आते होंगे। ठीक है, जैसे LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो पेट्रोलियम गैस को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करके लिक्विफाइड कर देते हैं, द्रवित कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। वैसे तो इसके बारे में बहुत डिस्कशन हम आगे भी करेंगे। ध्यान रखना है इनके स्रोत क्या हैं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। फिर अगली बात आती है कि सर ये जो एल्केन है इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? अगली बात आती है कि इनका सामान्य सूत्र क्या होगा सर एल्केन का। तो आपने पहले भी पढ़ रखा है IUPAC में, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, इसका मैंने एप्लीकेशन आपको करा रखा है किस तरह इसे हम यूज करते हैं। अच्छा, यदि कोई पूछता है कि सर इनका सामान्य नाम क्या होगा, यानी जो एल्केन्स हैं उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो बेटे नाम लिखना मैंने आपको सामान्य पद्धति और IUPAC दोनों में सिखा रखा है। हमें पहले तो एल्क लिखना है और फिर उसमें जोड़ना है एन, ये बन जाएगा एल्केन। और एल्क कैसे लिखना है? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या देख लो, 1 है तो मैथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटएन, 6 है तो हेक्सेन। ऐसे लिखेंगे। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिख लो, पहले लिख लिया बेटे? ठीक है, जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं एल्केन के, जैसे मैं आपको कहूं CH4, तो CH4 का नाम आपको पता है, एक कार्बन है तो एल्क की जगह हम लिखेंगे मैथेन। इसकी प्रैक्टिस हमने कर रखी है पहले से। ठीक है, C2H6, इसका नाम क्या होगा?
एन, एथ माने 2 कार्बन, C3H8 क्या नाम होगा? 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। C4H10 4 कार्बन है तो एल की जगह ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक चीज और ध्यान रखनी। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि एल्केन की संरचना बताओ कैसी होती है, संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्केन का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। संरचना या स्ट्रक्चर एल्केन का कैसा होता है। एल्केन में आपको पता है कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक सिंगल बॉन्ड ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे। ये वाला बॉन्ड या तो बोर्ड से बाहर आ रहा इस तरीके से यूं, या फिर बोर्ड के अंदर जा रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको पता है कि ये चारों हाइड्रोजन के साथ भी जुड़े हो सकते हैं यदि CH4 का केस हो, और यदि C2H6 का केस है तो 3 तो हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, एक ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। कुल मिला के बात यह है कि कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। तो यदि मैं आपको कह दूं कि यहां सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं जो कार्बन ने बनाए हैं, आप कहोगे कि सर 4 हैं सिग्मा बॉन्ड। मैं कहूंगा लोन पेयर कितने हैं, कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, आप कहोगे कि सर 0 हैं। तो मैं कहूंगा कि इन दोनों को जोड़ो, 4 और 0 को, और मुझे यूं बताओ कि कार्बन जो संकरण की क्रिया कर रहा है उसमें कितने कक्षक हिस्सा ले रहे हैं। आप कहोगे कि सर 4 + 0 बराबर 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और जब 4 कक्षक हिस्सा ले रहे हैं तो संकरण कौन सा होगा? उन 4 कक्षकों में से एक कक्षक तो होगा S कक्षक और 3 होंगे P कक्षक। तो संकरण sp3 दिखाते हैं एल्केन्स। ये चीज ध्यान रखनी है कि एल्केन्स माने सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, माने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमेशा sp3 संकरण दिखाता है उसमें कार्बन परमाणु। और जब sp3 संकरण दिखाएगा तो सारी दुनिया को पता कि sp3 संकरण यदि कहीं है और लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो आकृति होती है चतुष्फलकीय, ठीक है, टेट्राहाइड्रल। तो एक बात ये भी हमारी समझ में आ गई कि जितने भी एल्केन्स हैं यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनकी आकृति या संरचना चतुष्फलकीय होती है। आप इसे समचतुष्फलकीय भी कह सकते हो। और यदि कोई पूछता है इसका बंध कोण यानी बॉन्ड एंगल, यदि किसी ने बॉन्ड एंगल पूछ लिया तो आपके याद ही होगा, चतुष्फलकीय संरचना के लिए बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये होगी एल्केन की संरचना की बात। जल्दी से पोज करके लिखो इस बात को, आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं एल्केन के नामकरण के बारे में। वैसे तो नामकरण को हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, नोमेनक्लेचर को। नामकरण में जो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका होता है निरर्थक, ट्राइवियल मेथड, निरर्थक, या आप सामान्य पद्धति भी कह सकते हो, सामान्य पद्धति, कॉमन मेथड, ठीक है। निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति, ट्राइवियल मेथड या कॉमन मेथड, इस तरीके से हम कैसे नाम लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो मैंने आपको जब नाम सिखाए थे एल्केन के तो 3 शब्द सिखाए थे, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो यदि किसी एल्केन का नाम लिखते समय आप नॉर्मल, आइसो, नियो शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो समझ जाओ आप निरर्थक पद्धति द्वारा ही एल्केन का नाम लिख रहे हो, या सामान्य पद्धति द्वारा या सामान्य पद्धति में आप एल्केन का नाम लिख रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन मैंने बनाई नहीं, आप बना सकते हो, यहाँ CH3, यहाँ CH2, 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 CH3, वे 5 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और यदि मैं कहूं 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन यहां है, और यदि मैं कहूं 1 2 3 और एक 4 और एक 5, 5 कार्बन को आपने 3 तरीके से जोड़ दिया
है तो ये भी पेंटेन, मैंने लिखा है इसका नाम 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा सर इसका नाम। यहां बताया कि बेटे इसका नाम भी पेंटेन होगा, और यहां बताया कि बेटे इसका नाम भी पेंटेन होगा। पर आप कहोगे कि सर तीनों में अंतर तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जिन बच्चों ने प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ रखा है, जो प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, उन्हें पता है कि सीधी श्रृंखला वाले एल्केन को हम कहते हैं नॉर्मल एल्केन। तो ये तो नॉर्मल पेंटेन है, और जिसमें एक तरफ को ब्रांच निकली होती है उसे कहते हैं आइसो एल्केन, तो ये बन जाएगा आइसो पेंटेन। और इसमें एक ही पॉइंट से दोनों तरफ को ब्रांच है, इसे कहेंगे हम नियो पेंटेन। तो यदि नॉर्मल, आइसो, नियो इन शब्दों का प्रयोग करके आप किसी एल्केन का नाम लिख रहे हो तो समझ जाओ आप ट्राइवियल मेथड या कॉमन मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति का प्रयोग कर रहे हो। एक बात मैं आपको और बताता हूं, यदि मेरे पास एक कार्बन वाला एल्केन है जैसे CH4, तो बेटे CH4 में तो नॉर्मल आइसो नियो का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। 3 कार्बन, 2 कार्बन में नॉर्मल आइसो नियो का यूज नहीं कर सकते, 3 कार्बन में नॉर्मल आइसो नियो का यूज नहीं कर सकते, 3 कार्बन में भी आप। तो नॉर्मल और आइसो इन दो का यूज आप स्टार्ट करोगे 4 कार्बन से, यानी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होता है, पर नियो ब्यूटेन कुछ नहीं होता। चाहे तो बना के देख लियो, नियो ब्यूटेन आप बना ही नहीं सकते हो। ठीक है बेटे, इसी तरीके से आप 5 कार्बन मैंने इसीलिए लिए थे पेंटेन का एग्जांपल, हाइड्रोजन तो पूरे कर दोगे ना हर जगह। 5 कार्बन का एग्जांपल इसलिए लिया था कि हमें नॉर्मल भी पता चल जाए, आइसो भी, नियो भी। ठीक है, जो चीज मान लो कोई बच्चा यहां यूं कहता है कि सर इसे देखो जरा CH4, इसे मैं नॉर्मल मीथेन लिख सकता हूं क्या? नॉर्मल मीथेन लिख दूं क्या इसे? जैसे एक बच्चा कह रहा मुझे कि सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे मैं नॉर्मल एथेन लिख दूं क्या? और एक बच्चा मुझे यूं कह रहा कि सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे मैं नॉर्मल प्रोपेन लिख सकता हूं क्या? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अब बच्चे के दिमाग में सवाल घूम जाएगा, सवाल खड़ा होगा कि सर क्यों नहीं, ये तो सीधी श्रृंखला वाले हैं तो नॉर्मल क्यों नहीं लिख सकते? भाई नॉर्मल इसलिए नहीं लिख सकते, दुनिया में जो चीज एक ही तरह की है उसे बताने की जरूरत है क्या कि वो कौन सी है? मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा है, मतलब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर एक बच्चा है, उसका नाम है कमल। कमल नाम का एकमात्र बच्चा है, उसका पूरा नाम है कमल मोहन धीमान, पर वो एकमात्र बच्चा है पूरी क्लास में। तो आप उसका पूरा नाम ही बोल लोगे हर बार कि कमल मोहन धीमान खड़े हो जाओ, कमल मोहन धीमान इधर आओ, ऐसे बोल लोगे क्या? नहीं, तो आप सिर्फ यूं कहोगे कि कमल खड़े हो जाओ, कमल इधर आओ। समझ में आ रही क्या बात? जो चीज दुनिया में एक तरह की ना, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में है ही एक। जो चीज 2 तरह की तो उनमें से बताना पड़ेगा आपको। मान लो कमल नाम के 2 बच्चे हैं, एक कमल वर्मा है, एक कमल शर्मा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि कमल वर्मा खड़े हो जाओ, कमल शर्मा खड़े हो जाओ, कहना पड़ेगा ना। और यदि कमल नाम का एक ही बच्चा, तो वर्मा शर्मा कहने की क्या आवश्यकता है? कोई भी आवश्यकता नहीं है। आ रहा क्या समझ में? तो हमें पता है कि मीथेन जो है बेटे वो तो एक ही तरह का होता है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो नॉर्मल मीथेन है। वो तो मीथेन तो जब है ही एक तरह का, इथेन जब एक तरह का है तो क्यों बताएं हमें उसे कौन सा है? क्या आवश्यकता है बताने की? बेमतलब का बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं हम अपने ऊपर? प्रोपेन एक तरह का होता है, बस नॉर्मल ही होता है, पर उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटे कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर मैं तो आइसोप्रोपेन बना दूंगा, तो वो क्या करेगा? 1 2 लो सर आइसोप्रोपेन। भाई आइसोप्रोपेन नहीं है, आप इसे यहां से पकड़ो और यहां से पकड़ो और खींच दो, यही तो बन गया। इस सिरे को पकड़ा, इस सिरे को पकड़ा, पकड़ के खींच दिया है। नॉर्मल प्रोपेन को ही तोड़ मरोड़ के लिख रखा है यहाँ। तो प्रोपेन तो हमेशा नॉर्मल प्रोपेन है, पर उसे बताने की जरूरत नहीं कि नॉर्मल प्रोपेन है, क्योंकि अगला आदमी हमारे से पूछ लेगा कि आइसोप्रोपेन बताना, भाई कैसा होता है? प्रोपेन तो एक तरह का ही होता है बस। ठीक है, तो जो चीज एक तरह की उसमें नॉर्मल आइसो नियो बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, पता चली ना ये बात? अब यहां कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि प्रोपेन तो एक तरह का होता है,
नॉर्मल प्रोपेन होता है, पर नॉर्मल कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आपने एक दिन आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो पढ़ाया था। आइसोप्रोपेन तो आप कह रहे हो ही नहीं सकता, पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो आपने पढ़ा दिया था। तो मैं कहूंगा हाँ। देखो, हम इस समय एल्काइल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आइसोप्रोपाइल होता है, नॉर्मल प्रोपाइल भी होता है, आइसोप्रोपाइल भी होता है, इसलिए प्रोपाइल में हमें बताना पड़ता है कि ये नॉर्मल प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल। पर प्रोपेन एक ही तरह का होता है, बस नॉर्मल प्रोपेन, सीधी श्रृंखला वाला प्रोपेन ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो एल्केन पढ़ रहे हैं, और एल्काइल एक अलग चीज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी आप सोचोगे सर ये क्या हो गया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में आइसोप्रोपाइल होता है। चलो अच्छा, एक बात बताता हूं, निरर्थक या सामान्य पद्धति के बाद मैं आपको बताता हूं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पद्धति, तो आप जो एल्केन होते हैं ना, ये यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी पैराफिन्स, बहुत सारे नाम हैं इनके। इन्हें आईयूपीएसी में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो, मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन पूरे कर ही लोगे आप। और 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, हाइड्रोजन पूरे कर ही लोगे आप। और 1 2 3 एक 4 और एक 5, हाइड्रोजन पूरे कर ही लोगे। अब इनके नाम बताने हैं। इसमें मैं गिनूंगा कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका नाम है आईयूपीएसी में पेंटेन, जबकि सामान्य पद्धति में इसका नाम था नॉर्मल पेंटेन। तो यदि कहीं नॉर्मल पेंटेन लिखा तो समझ जाओ निरर्थक या सामान्य पद्धति है, यदि खाली पेंटेन लिखा है तो आईयूपीएसी है। वैसे सारी बातों का निचोड़ ये है कि आईयूपीएसी से बेस्ट नोमेनक्लेचर कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बेस्ट नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी है, बच्चा एकदम समझ जाता है आईयूपीएसी नाम। पर हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना कि फलाने से ढिमकाना बना दो, ऐरे गहरे से नत्थु खैरा बना दो, तो वहां आईयूपीएसी नाम तो वो देता ही नहीं पेपर सेटर। वो तो हमेशा क्या देता है, सामान्य नाम। वो यूं कहेगा कि नॉर्मल एल्काइल से आइसो एल्काइल बना दो आप। तो इसलिए सामान्य पद्धति को सिखाना बहुत जरूरी है, और बच्चों के लिए सीखना भी बहुत जरूरी है। देखो, पेंटेन है, अब यदि इसका नाम लिखना है तो आप सबसे लंबी श्रृंखला देखोगे, 1 2 3 4, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। सबको पता है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि दूसरे कार्बन पर ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन पूरा कर दिया यहां का मैंने। तो इसका नाम बेटे होगा, दूसरे नंबर पर मिथाइल है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है आईयूपीएसी में इसका नाम। और यहां नंबरिंग करो 1 2 3, यहां भी CH3 है, यानी दूसरे कार्बन पर एक तो मिथाइल ग्रुप ऊपर आ गया और एक मिथाइल ग्रुप आ गया नीचे। 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 लिख दू नाम, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है चैन में, 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, ये हुआ इसका नाम 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हुई आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है, या आईयूपीएसी सिस्टम। जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम समावयवता की, समावयवता या आइसोमेरिज्म। एक बात को ध्यान से समझ लेना कि जो एल्केन्स है ना, एल्केन्स में केवल आपको श्रृंखला समावयवता देखने को मिलेगी, श्रृंखला समावयवता, ठीक है, यानी चेन आइसोमेरिज्म। केवल श्रृंखला समावयवता लिख देता हूं यहां, पूरा वाक्य होती है या देखने को मिलती है। जैसे वही एग्जाम्पल रखता हूं आपको, एग्जाम्पल देखो जरा श्रृंखला समावयवता का, 1 2 3 4 5, पेंटेन है, सीधी श्रृंखला है।
1 2 3 4 5 पेंटेन है, पर इसकी श्रृंखला कुछ अलग तरह की है। श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की बदल गई ना। और यहां देखो 1 2 3 और यहां कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला और भी बदल गई। ये तीनों यौगिक ऐसे हैं कि इनके अणु सूत्र तो हैं एक जैसे तीनों के, पर इनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग तरह की है। हाइड्रोजन पूरे कर सकते हो आप, मैं लिखता नहीं हूं बार बार हाइड्रोजन। इनके अणु सूत्र एक जैसे हैं, पर इनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग तरह की है। सीधी श्रृंखला, वन साइडेड ब्रांच, डबल साइड ब्रांच, इसलिए ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं और इस घटना को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। पर हाँ, थोड़ा सा यदि हाई लेवल पे जाना है ना, तो एक बात बताता हूं, एक हेडिंग लिख लो। चलो अच्छा, एक चीज और सीख लो आप, हेडिंग लिख लो, नोट। एल्केन प्रकाशिक समावयवता भी दिखाते हैं। प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समावयवता भी दिखाते हैं। आपको कुछ एल्केन ऐसे मिलेंगे जो प्रकाशिक समावयवता दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, पर सब नहीं दिखाएंगे। एक बात बताऊं, इसकी कुछ शर्त हैं। शर्त कौन सी शर्तें हैं, चलो बताता हूं आपको। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि जो आपका एल्केन है उसमें कम से कम 7 कार्बन परमाणु होने चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कम से कम यानी मिनिमम, कम से कम 7 कार्बन एटम यदि एल्केन में हो, 7 कार्बन एटम्स हों, तो वो प्रकाशिक समावयवता दिखाने के चांस उसके हो जाते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, और दूसरी शर्त आपको अपने आप ही समझ में आ गई होगी कि वो जो एल्केन है उसमें असममित यानी एसिमेट्रिक, असममित कार्बन एटम होना चाहिए। उसमें असममित कार्बन एटम भी हो जरूर, जब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखेंगे अब सब। लिखो बेटे, पोज करके लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि एल्केन का इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया होगा। ये जितने भी बातें मैंने आपको बताई है ना, सब बच्चों को पता होनी चाहिए बिल्कुल जरूर, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 तरह के हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त 2 तरह के हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्केन बनाने के बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके, कि यदि आपको एल्केन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे एल्केन। ठीक है, यानी एल्केन बनाने की विधियां। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।